नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। वेलकम टू द डेली हिंदी न्यूज एंड एडिटोरियल्स एनालिसिस ऑफ 6 ऑफ नवंबर 2025। आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल्स हैं उनको हम यहाँ पे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि बोर्ड थेफ्ट, स्टबल बर्निंग, COP30, इंडियाज रोड सेफ्टी क्राइसिस एंड लास्ट आर्टिकल हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बस अपने करंट अफेयर्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए सुपर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा वोट थेफ्ट के ऊपर। राहुल गांधी ने हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में वोट चोरी यानी कि वोट थेफ्ट का आरोप लगाया है, ये कहकर कि 25 लाख फेक वोटर्स वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर डेमोक्रेसी को डैमेज किया है। अब यहाँ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेन फंक्शन होता है इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट करवाना। आर्टिकल 324 के अंडर ईसीआई को पावर्स दी गई है ताकि वो इलेक्शंस चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या फिर स्टेट असेंबलीज के हो, उनको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करे। हर इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एलिजिबल वोटर्स के नाम, फोटो और डिटेल होती है। ये लिस्ट यहाँ पे रेगुलरली अपडेट होती है ताकि डिसीज्ड पर्सन्स के नाम डिलीट हो सके और नए वोटर्स को यहाँ पे ऐड किया जा सके। अगर वोटर लिस्ट में फेक या डुप्लीकेट एंट्रीज होती है तो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के अंडर आता है ये। इससे इलेक्शंस की प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठता है एक तो। अब यहाँ पे जो ये समझना जरूरी है कि अगर वोटर लिस्ट ही इनएक्यूरेट हो तो इलेक्शन रिजल्ट इजीली यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है उसको अंडरमाइन करता है। इसलिए वोटर लिस्ट इंटीग्रिटी और ईसीआई की इंडिपेंडेंस दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए क्रूशियल प्लस है यहाँ पे। अब आर्टिकल में बताया गया है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में वोट थेफ्ट हुआ। उन्होंने क्लेम किया कि लगभग 25 लाख फेक वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। ये उन्होंने एच फाइल्स प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ राय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 डिफरेंट नेम के साथ वोटर लिस्ट में ऐड की गई थी। राहुल ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था जिसे उन्होंने ऑपरेशन सरकार चोरी कहा। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर ये काम हुआ है ताकि कांग्रेस को हराया जा सके, जबकि एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में थे। उन्होंने ये भी बताया कि फेक वोटर्स के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 22,779 वोट से हारी है, जो 8 सीट का यहाँ पे डिफरेंस था। उनका कहना था कि अगर वोटर लिस्ट ही झूठी है यहाँ पे तो डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाता है। अब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने तुरंत राहुल के एक्यूजेशंस को कम्प्लीटली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। अब राहुल ने यहाँ पे ये भी वार्निंग दी है कि आने वाले बिहार इलेक्शन में भी ऐसा वोट थेफ्ट सिस्टम यूज किया जा सकता है जिसे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज्ड यहाँ पे कहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्टबल बर्निंग। पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इस साल अक्टूबर तक स्टबल बर्निंग एरिया पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 20% कम रहा है, लेकिन नवंबर के पहले हाफ में ट्रेडिशनली फार्म फायर्स पीक पर होती है। इसलिए अभी हम फाइनल नहीं कह सकते कि यहाँ पे कि इतना होगा, स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन इतना नहीं होगा, मतलब अभी एक्चुअल पिक्चर बाकी है। अब यहाँ पे स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है जो प्राइमरली नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है। जब पैडी राइस क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो यहाँ पे फार्मर्स के पास अगले वीट सोइंग सीजन के लिए सिर्फ 10 से 20 दिन का गैप होता है। तो पैडी के बाद फील्ड में बची हुई यहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको यहाँ पे फार्मर्स के लिए इजी और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कि उसको उसको आग लगा दे, उसको जला दे, जिससे कि वो फील्ड है वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बर्निंग से मासिव एयर पोल्यूशन होता है स्पेशली अक्टूबर नवंबर मंथ में, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल होती है और पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे। एंड यही पीरियड दिल्ली और एनसीआर रीजन में सीवियर एयर पोल्यूशन डिटेरियोरेशन का मेन कॉज होता है। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं जैसे पराली जलाने से यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10,
कार्बन मोनोऑक्साइड NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स को ड्रास्टिकली खराब कर देते हैं एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, कार्डियक इशू ये बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन्स एंड पूसा बायो डिकम्पोजर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और अवेयरनेस कैंपेन। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज जैसे मशीनरी कॉस्ट, लिमिटेड टाइम विंडो और बिहेवियरल इनर्शिया अभी भी बने हुए हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल में पंजाब के स्टबल बर्निंग के लेटेस्ट सैटेलाइट डेटा एनालिसिस बेस्ड है, जो ANI और द हिंदू के अकॉर्डिंग पंजाब के 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, तरन तारण एंड फिरोजपुर में 2024 में अक्टूबर तक यहाँ पे वर्ल्ड एरिया 20% कम हुआ इस कंप्लीट मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। डेटा नोएडा बेस्ड सुहोरा टेक्नोलॉजीज ने सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू एनालिसिस किया बिटवीन अक्टूबर 13 एंड 28। टोटल 2.46 लाख हेक्टेयर्स आर एरिया जो है बर्न हुआ है यहाँ पे, जबकि लास्ट ईयर में सेम पीरियड में यहाँ पे 3.15 लाख बर्न एरिया था, यहाँ पे 3.35 लाख हेक्टेयर्स। अब ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है कि गवर्नमेंट के 5 इयर्स के मेजर्स जैसे कि मशीनरी सब्सिडीज, अवेयरनेस ड्राइव्स और मॉनिटरिंग के कुछ हद तक यहाँ पे इफेक्टिव रहा है। पर आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि नवंबर फर्स्ट के फोर्थ नाइट में हिस्टोरिकली फार्म फायर्स एक्टिविटी पीक पर होती है। मतलब यहाँ पे जो अभी भी बर्न्ट एरिया है वो बढ़ सकता है, जो मतलब पराली जलाने का वो है अभी भी बढ़ सकता है, और अभी फाइनल कंक्लूजन देना यहाँ पे प्रीमेच्योर होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट डेली फायर काउंट डेटा शेयर करती है, लेकिन जो वर्ल्ड एरिया है यहाँ पे जो उसका डेटा है उसको डिस्क्लोज नहीं करती। ये डिफरेंस क्रूशियल है क्योंकि सिर्फ फायर काउंट से रियल पॉल्यूशन लोड या एरिया वर्ल्ड के एक्चुअल पिक्चर का यहाँ पे पता नहीं चलता। एग्जाम्पल 2023 में पंजाब गवर्नमेंट ने फायर काउंट रिडक्शन का क्लेम किया था, लेकिन ये हिंदू के सैटेलाइट एनालिसिस ने रिवील किया कि एक्चुअल वर्ल्ड एरिया 2022 में 15.4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 19 लाख हेक्टेयर हो गया था। यहाँ पे तो फार्मर्स ने अपने बर्निंग टाइमिंग शिफ्ट करके सैटेलाइट डिटेक्शन से एक्चुअली यहाँ पे बचने की यहाँ पे स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली। एंड 2024 में यहाँ पे जो है 2024 में भी जो वर्ल्ड एरिया है, मतलब कितने एरिया में आग लगाई गई थी, वो है 19.4 लाख हेक्टेयर के आसपास था। मतलब स्टबल बर्निंग का ओवरऑल स्केल अभी भी हाई है, चाहे गवर्नमेंट एफर्ट्स चल रहे हो। इस साल एक और फैक्टर सिग्निफिकेंट रहा, सितंबर में हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्वेस्ट यहाँ पे डिले हुआ थोड़ा, और सैटेलाइट इमेज है वो अक्टूबर 10 के बाद ही मिलना शुरू हुआ था। मतलब मॉनिटरिंग पीरियड में डिले हुआ। और जो फॉर्मर पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिशियल्स थे, कुरनेश गर्ग ने ये डेटा कंफर्म करते हुए कहा कि अगर 2.46 लाख हेक्टेयर फिगर्स एक्यूरेट है तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है, और ये इंडिकेट करता है कि 5 साल के एफर्ट्स कुछ रिजल्ट यहाँ पे देने लगे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा COP30 इन ब्राजील, ए कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। ये आर्टिकल ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला के विजन पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने COP30 को कॉप ऑफ ट्रुथ बनाने की बात की है, जहां सिर्फ स्पीचेस नहीं रियल क्लाइमेट एक्शन लिया जाए। उन्होंने अमेजन प्रोटेक्शन, ग्लोबल साउथ के लिए क्लाइमेट जस्टिस एंड UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल जैसे रिफॉर्म पर जोर दिया है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक एनुअल मीटिंग होती है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 के अंडर होती है। इसका मेन एम होता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए कलेक्टिव कमिटमेंट लेना। कॉप मीटिंग में कंट्रीज अपने एमिशंस रिडक्शन टारगेट प्रेजेंट करती है और क्लाइमेट फाइनेंस और एडेप्टेशन के ऊपर डिस्कशन होता है। अब ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला कहते हैं कि अब क्लाइमेट एक्शन के लिए सिर्फ स्पीचेस और प्रॉमिस का टाइम खत्म हो चुका है। COP30 को कॉप ऑफ ट्रुथ बनाना होगा, जहां दुनिया फाइनली अपने कमिटमेंट्स को रियल, मीजरेबल और जस्ट एक्शन में बदले। हिस्ट्री ने दिखाया है कि जब ह्यूमैनिटी ने मिलकर काम किया है, जैसे ओजोन लेयर प्रोटेक्शन या कोविड-19 का रेस्पॉन्स हो,
तब हमें रिमार्केबल यहाँ पे रिजल्ट अचीव किया है हमने। इसी तरह अगर क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने के लिए ग्लोबल यूनिटी, साइंटिफिक अप्रोच और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। 1992 के अर्थ समिट और रियो समिट के बेस्ड से ब्राजील ने एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में लीडरशिप रोल प्ले किया था। अब 33 साल बाद जब COP30 फिर से ब्राजील के अमेजन रेन फॉरेस्ट के हर्ट वेले में होने जा रहा है, तो उसका मतलब है कि दुनिया को अब ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे देखनी चाहिए। अमेजन सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं, बल्कि पूरे प्लानेट का क्लाइमेट स्टेबलाइजर है। ये समिट एक मौका है जहां पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट अमेजन के एक्चुअल कंडीशन को समझे और ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल डिबेट्स करे। कॉप्स अब सिर्फ गुड आइडियाज शोकेस नहीं, बल्कि एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे रियल इम्प्लीमेंटेशन इमर्ज हो। आर्टिकल का एक सेंट्रल पॉइंट ये है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि सब कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल नहीं है। डेवलप्ड नेशंस ने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान सबसे ज़्यादा एमिशन किया और उससे इकोनॉमिक गेन्स उठाए, इसलिए अब उन्हें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे स्पेशली ग्लोबल साउथ को यहाँ पे जो है रिसोर्सेज मिलने चाहिए, चैरिटी के तौर पर नहीं, बल्कि क्लाइमेट जस्टिस के प्रिंसिपल पर। ये बात क्लाइमेट नेगोशिएशंस का फाउंडेशन है और इस पर कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ब्राजील ने अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई है। सिर्फ 2 साल में अमेजन डिफोरेस्टेशन को यहाँ पे आधा कर दिया, एंड जो प्रूव करता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो डेवलपिंग कंट्रीज भी सस्टेनेबल मॉडल फॉलो कर सकती है। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जो एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट बेस्ड फंड होगा, डोनेशन बेस्ड नहीं। ये फंड उन देशों को रिवार्ड करेगा जो अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, और उन इन्वेस्टर्स को भी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए $1 बिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, जो कि पॉजिटिव स्टेप है टुवार्ड सस्टेनेबल फाइनेंस। साथ ही ब्राजील ने अपनी अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी सबमिट की है, जिसमें एमिशन रिडक्शन का टारगेट 59 से 67% तक का रखा गया है, कवरिंग ऑल सेक्टर और ग्रीन हाउस गैसेज। ये एक एम्बिशियस और इंक्लूसिव टारगेट है, जिससे यहाँ पे ग्लोबल मोमेंटम मिल सकता है। सभी कंट्री से अपील की गई है कि वो भी इक्वली एम्बिशियस और इम्प्लीमेंटेबल एनडीसीज डिक्लेयर करे, क्योंकि सिर्फ कमिटमेंट नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली क्रूशियल है। एनर्जी ट्रांजिशन आर्टिकल का नेक्स्ट कोर थीम है। ब्राजील ऑलरेडी एक रिमार्केबल एनर्जी लीडर है। यहाँ पे 88% इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आती है। बायोफ्यूल, विंड, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में जो है प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ऑयल कंपनीज को ग्रेजुअली एनर्जी कंपनीज में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वेस्ट ग्रोथ अब ना यहाँ पे वाइबल सोर्स नहीं है। एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डरली और जस्ट होना चाहिए, जिससे वर्कर्स और वल्नरेबल कम्युनिटीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन ये है कि पीपल को पॉलिसी सेंटर में रखा जाए। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पुअर और वल्नरेबल लोगों पे पड़ता है, इसलिए जस्ट ट्रांजिशन और एडेप्टेशन प्लान्स का मेन एम इनइक्वलिटी को कम करना होना चाहिए। अब भी 2 बिलियन लोग क्लीन कुकिंग फ्यूल यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे और 673 मिलियन लोग हंगर से जूझ रहे हैं। इसलिए बेलिन समिट में एक डिक्लेरेशन और हंगर और पॉवर्टी एंड क्लाइमेट लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि क्लाइमेट एक्शन और फूड सिक्योरिटी को इंटीग्रेट किया जा सके। एक बोल्ड पॉलिटिकल प्रपोजल भी रखा गया है, एक यूएन क्लाइमेट चेंज काउंसिल क्रिएट करने का, जो यूएन जनरल असेंबली के अंडर ऑपरेट करे और सब कंट्रीज को अकाउंटेबल बनाए। ये काउंसिल एक नया गवर्नेंस मैकेनिज्म होगा, जिसमें लेजिटिमेसी और इन्फोर्समेंट पावर दोनों होंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपने रोल में लार्जली फेल हुआ है और मल्टीलेटरलिज्म पैरालिसिस में है।
आर्टिकल का कंक्लूजन एक क्लियर कॉल टू एक्शन है। ये कहता है कि गुड इंटेंशन और डिक्लेरेशन का एरा अब खत्म हो चुका है। अब रियल इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी का टाइम है। COP30 को एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट बनाना होगा, जहां दुनिया सच में प्रूव करे कि वो प्लानेट के फ्यूचर के लिए सीरियस है। ये आर्टिकल एसेंशियली एक अपील फॉर ग्लोबल क्लाइमेट सोलिडरिटी, इक्विटेबल गवर्नेंस और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है, जहां ब्राजील अपनी लीडरशिप के थ्रू दिखाना चाहता है कि क्लाइमेट जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक साथ पॉसिबल है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज रोड सेफ्टी क्राइसिस, डेथ ऑन द मूव। हैदराबाद के चेवेला एरिया में 19 लोगों की मौत वाले एक्सीडेंट ने एक बार फिर से दिखाया कि इंडिया का रोड सेफ्टी सिस्टम फेल हो चुका है। ट्रक ड्राइवर ने एक पॉट होल से बचाने के चक्कर में एक बस से टकरा गया वो। लेकिन असली रीजन था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डिवाइडर्स, नो स्ट्रीट लाइट्स एंड नो साइन बोर्ड्स। हर दिन इंडिया के रोड्स पर लगभग 400 प्लस जो है डेथ होती है, जैसे हर दिन जैसे हर दिन एक फ्लाइट क्रैश हो रहा हो। पर जब रोड एक्सीडेंट की बात आती है तो यहाँ पे बस सुपरफिशियल इंक्वायरी होती है, कोई पॉलिसी लेवल एक्शन नहीं होता। ये आर्टिकल का मेन पॉइंट है यहाँ पे कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू अनइक्वल हो गई है सिस्टम में। गवर्नमेंट हमेशा ब्लेम करती है ह्यूमन एरर को, ओवर स्पीडिंग, केयरलेस ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, लेकिन असल में ये एक सिस्टमेटिक फेल्यूर है। अगर रोड्स पुअरली डिजाइंड है, लाइटिंग मिसिंग है और सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पे इन्फोर्स नहीं होते, तो ह्यूमन एरर नेचुरल है। एक मेजर इशू है लाइसेंसिंग सिस्टम। इंडिया में लाइसेंस लेना एक फॉर्मेलिटी बन गया है, ना सेफ्टी ट्रेनिंग, ना बिहेवियर टेस्ट। सेव लाइफ फाउंडेशन ने सजेस्ट किया है कि लाइसेंस सेवा केंद्र बनाए जाए, पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह, जैसे ट्रांसपेरेंट और डिजिटल सिस्टम जहां प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट और सेफ्टी अवेयरनेस दोनों हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्यूर भी सीरियस कंसर्न है। 1 out of every 5 एक्सीडेंट हेड ऑन कॉलिजन होता है, मोस्टली ड्यू टू रॉन्ग साइड ड्राइविंग और मिसिंग डिवाइडर्स, हाईवेज पर क्रैश बैरियर्स और एनर्जी एब्जॉर्बर्स और पुअर सिग्नल्स नहीं होते यहाँ पे। ये चीज़ें, सिग्नल्स वगैरह नहीं होती। स्टेट्स IRC सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते और इन्फोर्समेंट वीक है। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी भी इग्नोर होती है, फुटपाथ ब्रोकन होते हैं एंड जेब्रा क्रॉसिंग मिसिंग और क्रॉसिंग अनसेफ। अगर सिर्फ पेडेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दिया जाए तो हजारों लाइफ्स यहाँ पे बच सकती है। पोस्ट एक्सीडेंट मेडिकल केयर भी वीक है, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट में ट्रॉमा सेंटर्स और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम पूरी है। इसलिए छोटी इंजरी भी फैटल हो जाती है। अब इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये है कि इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड सेफ्टी रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी केयर सबका इंटीग्रेशन हो। सिर्फ फाइन बढ़ाने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को रोड सेफ्टी को भी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बनाना होगा। जब तक पॉलिसी मेकिंग आम आदमी के एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं होती, तब तक इक्विलिटी और डिग्निटी ऑफ लाइफ इंश्योर नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। ये आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC के मिसयूज और वायलेशन को फोकस करता है। ऑथर ने बताया कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे MCC के रूल्स को बाईपास करके स्कीम्स और ग्रांट्स अनाउंस करते हैं इलेक्शन से पहले, जिससे फेयर इलेक्शन प्रोसेस खराब होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के लिए बनाया था, ताकि इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इसका ओरिजिन 1960s में हुआ, जब पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इस कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट किया। MCC लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब इसके वायलेशन पर किसी को डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं होता, बट इलेक्शन कमीशन के पास मॉरल अथॉरिटी होती है एक्शन लेने की। MCC इम्प्लीमेंट होता है जब से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तब से, और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक वैलिड रहता है। इसका मेन एम होता है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना बिटवीन रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे और वोटर्स को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए।
अब यहाँ पे एमसीसी के कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज इलेक्शन के टाइम पे कोई यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल ग्रांट्स या फाउंडेशन स्टोन्स अनाउंस नहीं कर सकते। पब्लिक फंड का मिसयूज और ऑफिशियल मशीनरी का यूज कैंपेन के लिए ये भी मना है यहाँ पे। कैंपेन में हेट स्पीच, ब्रेवरी और वोटर इंड्यूसमेंट प्रोहिबिटेड है। अगर एमसीसी वायलेट होता है तो ईसीआई के कुछ केसेस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन या आईपीसी इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस के तहत मतलब यहाँ पे एक्शन ले सकता है। पर यहाँ पे डायरेक्ट पनिशमेंट सिर्फ उन्हीं केसेस में होती है जहाँ क्रिमिनल ऑफेंस प्रूव हो। ये आर्टिकल एकदम सीधे तरीके से बताता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, अब सिर्फ पेपर पर रह गया है। उसकी स्पिरिट अक्सर तोड़ दी जाती है। एमसीसी लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने पर सीधा कोई कानूनी सजा नहीं मिलती। बस इलेक्शन कमीशन के पास मॉरल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। कुछ केसेस में एक्शन लेने के लिए एमसीसी का मुख्य मकसद होता है कि इलेक्शन अनाउंस होने से और रिजल्ट डिक्लेयर होने तक रूलिंग पार्टी कोई नया प्रोजेक्ट या फाइनेंशियल ग्रांट या कोई ऐसा अनाउंसमेंट ना करे जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करे, ताकि सबके लिए यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इक्वल हो। लेकिन असल में पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ने इसको सर्कमवेंट करना सीख लिया है। वो स्कीम्स को ऑनगोइंग बता देते हैं या फिर इलेक्शंस से थोड़ा पहले लॉन्च कर देते हैं, ताकि उनके बेनिफिट से वोट बैंक को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। आर्टिकल में एक रीसेंट एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY, जिसमें 10,000 का वन टाइम कैश ग्रांट वुमेन को दिया जा रहा है एंड डिसबर्समेंट इलेक्शन के आसपास हुए। ये टेक्निकली पब्लिक वेलफेयर हो सकता है, लेकिन टाइमिंग और स्किल देखकर लगता है कि ये इसका इलेक्टरल इम्पैक्ट बड़ा है। इसलिए ऑथर बोलता है कि एमसीसी की स्पिरिट वायलेट हुई है। आर्टिकल में बताया है कि 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किया था कि एमसीसी को लीगली बाइंडिंग बना दिया जाए ताकि वायलेशंस पर इफेक्टिव एक्शंस हो सके। लेकिन यहाँ पे ईसीआई ने मना कर दिया, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस देर से चलता है और इलेक्शंस का शेड्यूल छोटा होता है, तो इस वजह से लॉ बनाने से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर एमसीसी को कानूनी तौर पर लागू करना हो तो उसके इम्प्लीमेंटेशन और स्पीडी जुडिशियल रेमेडी का मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। ऑथर का कहना है कि एमसीसी के कुछ रूल्स, जैसे कि इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को ग्रांट रोकने वाले प्रोविजंस, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गए हैं, उन्हें इन्फोर्स करना मुश्किल है। उनके हिसाब से सिर्फ कोर रूल्स जैसे हेट स्पीच, ब्रेवरी और मिसयूज ऑफ पावर पर ही ईसी का फोकस करना चाहिए। साथ ही वो बोलते हैं कि अगर एमसीसी के लिए इम्प्रैक्टिकल पार्ट हटा दिया जाए तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में दिया जाने वाला एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ द यूपीएससी टाइम्स को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली द हिंदू के वीडियो का अपडेट मिलता रहे।